हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है सेट्स, या जिसको आप बोल सकते हैं समुच्चय। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीआर जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड है, इन तीनों ही बोर्ड में आपका ये जो टॉपिक आता है। तो मुख्य रूप से देखिए, आज हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेट्स की। सेट्स हमारे पास समुच्चय होता क्या है। तो देखिए, जैसे इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास एक ही प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं, उनका सुव्यवस्थित संग्रह, उनका मतलब एक हमारे पास एक सूटेबल अरेंजमेंट हो। एक ही टाइप्स के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मतलब मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं या कुछ एक ही प्रकार की जो वस्तुएं आप बोल सकते हो कि जैसे मेरे पास एक ही प्रकार की गेंदें हैं या एक ही प्रकार की संख्याएं हों, या बोल सकते हो जैसे कि हमारे पास ABCD जो हमारे पास वर्णमाला होती है हमारी A to Z, उसके मैंने कुछ अक्षर ले लिए और उनको मैंने एक सुव्यवस्थित क्रम में उनको मैंने अरेंज कर दिया, तो वो हमारे पास कहलाता है समुच्चय। अब जब भी हमारे दिमाग में समुच्चय आता है तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार जो आपका ये कोष्टक होता है, इसको हम बोलते हैं मजला कोष्टक। इसको हम क्या बोलते हैं? मजला कोष्टक। तो मजले कोष्टक के अंदर जब भी हम किन्हीं वस्तुओं को, किन्हीं संख्याओं को या किन्हीं भी जो हमारे पास व्यक्ति या मतलब वस्तु जो भी हमारे पास हो, उनको यदि हम इस मजला कोष्टक के अंदर लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा समुच्चय। जैसे अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं कि समुच्चय को सबसे पहले हम प्रदर्शित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई समुच्चय लिखा A। अब जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके अक्षर हैं 2-3, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने लिया A, E, I, O और ये U। आप देख सकते होंगे कि ये जो मैंने अक्षर लिए 5, ये मतलब क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के वोवल्स हैं। क्या इसमें? स्वर है। जो हमारे पास अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वाला, उसको मतलब ये क्या है, इसके स्वर है, वोवल्स हैं इसके। अब ये इनको यदि मैंने लिख दिया मजला कोष्टक के अंदर, इनको मैं किसके अंदर लिखता हूँ? मजला कोष्टक के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया इसका समुच्चय। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये जो समुच्चय हमारे पास है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय होगा। अब मुख्य रूप से जो हमारे पास समुच्चय होता है, उनको बनाने की 2 विधियाँ होती हैं। उनकी विधियाँ कितनी होती हैं? हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं। तो देखिए, जो हमारे पास समुच्चय है उसकी 2 विधियाँ मुख्य रूप से। इसका पहली जो हमारे पास विधि है वो होती है रोस्टर रूप होती है। पहली विधि कौन सी है? रोस्टर रूप, या इसको बोल सकते हैं सूची रूप, और इसको इंग्लिश में इसको रोस्टर रूप बोलते हैं। जब भी हमारे पास कोई व्यवस्थित वस्तुएं हों या कुछ भी हमारे पास वस्तुओं का संग्रह हो, यदि उनको हम मजला कोष्टक के अंदर और कोमा लगाकर उसके अंदर हम उसको लिखते हैं, तो वो हमारे पास कहलाते हैं उसके रोस्टर रूप। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक समुच्चय लिखा था A, E, I, O और U। ये जो मेरे पास समुच्चय है वो कौन से रूप में है? रोस्टर रूप में है। रोस्टर रूप में जो हमारे पास वस्तुएं होंगी या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, उन सभी को हम उसी क्रम में लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ये आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और इनके बीच में चिन्ह किसका लगेगा? यहाँ पर हम कोमा का चिन्ह लगाते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये पूरा समुच्चय इसका, ये पूरा क्या है? इसका समुच्चय है। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर A, E, I, O, U, ये क्या कहलाएंगे? इसके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इसके अवयव, या इसको बोल सकते हो एलिमेंट। ये कहलाएंगे इसके एलिमेंट। इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है इसमें। या आप बात करते हो कि जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ Na, मैं लिखता हूँ इसको Na। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स A, मतलब जो हमारे पास ये सेट A है उसके अंदर कितने एलिमेंट या कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास Na है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास समुच्चय A है उसके अंदर कितने अवयव होंगे? 5 अवयव होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रोस्टर रूप है। जैसे मैं यहाँ पर एक समुच्चय और लिखता हूँ A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक समुच्चय और लिखा है, ये 1 से लेकर 10 तक हमारे पास के प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये जो हमारे पास समुच्चय लिखा हुआ कौन से रूप में लिखा हुआ है? रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। यदि इसी समुच्चय को हमें लिखना हो, जो समुच्चय लिखने की हमारी दूसरी विधि कौन सी है? समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि बोल सकते हो उसको आप, या इसको बोल सकते हो गुण विधि, या इसको बोल सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन तीनों ही रूप में इसको हम पहचान सकते हैं। तो अब ये जो विधि है इसको समुच्चय के अंदर लिखने का तरीका क्या है कि जैसे ये मैंने समुच्चय A लिखा, मतलब इसी समुच्चय को मैं इसके अंदर लिखता हूँ। सबसे पहले हम एक एलिमेंट के द्वारा इस समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। अब वो एलिमेंट आपका A, B, C, D, X, Y, Z, इसको आप किसी के भी प्रतीक के द्वारा इसको आप प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रतीक X के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ।
उसके बाद में ये चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये संख्या होती है उन संख्याओं का जो गुण, मतलब ये जो हमारे पास मैंने प्रतीक यहाँ पर जो ये इसका सिंबल लिया है मैंने x, इसका जो हमारे पास इसका गुण क्या होगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये जो मेरे पास संख्या है वो सभी की सभी संख्याएं क्या हमारे पास 10 या 10 से कम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x < 10, मतलब ये जो संख्या x होगी वो मतलब क्या है 10 और 10 से क्या होगी, कम होगी। तो ये इसमें उसको आप ले सकते हो। अब ये जो मेरे पास संख्या है 1 से लेकर 10 तक, वो किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। ये इस समुच्चय को लिखने का हमारे पास कौन सा रूप है, इसमें समुच्चय निर्माण विधि है। ये कौन सी विधि है, इसकी समुच्चय निर्माण विधि। यदि इसी समुच्चय को हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना हो तो इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम किसी प्रतीक के द्वारा उस समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको समुच्चय मतलब प्रतीक x के द्वारा इसको प्रदर्शित किया है। अब उसके बाद में जो मेरे पास समुच्चय होगा उसमें कितने मेरे पास एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, उनको हम इस क्रम में लिखते हैं कि ये जो मेरे पास समुच्चय यहाँ पर है इसके अंदर कितने अवयव हैं, 10 अवयव हैं। तो जो x है उसकी वैल्यू मतलब क्या है, 10 या 10 से छोटी होगी। और जो मेरे पास ये एलिमेंट अवयव हैं वो सभी के सभी क्या मेरे पास प्राकृत संख्या हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें x बिलोंग्स टू n। जैसे किसी एक एग्जाम्पल की इसमें और बात करते हैं। मैंने यहाँ पर समुच्चय b लिया, समुच्चय मैंने यहाँ पर क्या लिया है, b। अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँ x, और ये मैंने लिखा x² < 20 और x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। ये जो मैंने समुच्चय लिखा है वो कौन से रूप में है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यदि इसी समुच्चय को लिखना हो हमें रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, समुच्चय b। समुच्चय b में पता आपको कि इसको हम केवल अवयवों के रूप में लिखते हैं। अब आप देख सकते होंगे कि जो मेरे पास x² है उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 से कम है। x² की वैल्यू कितनी, 20 से कम है। लेकिन जो यहाँ पर x है वो क्या होगा आपका, बिलोंग्स टू n, मतलब ये एक प्राकृत संख्या होगी। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या में से किसकी होती है, प्लस की होती है। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5 इसमें नहीं हो सकता। क्यों, जो 5 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 25 होगा। तो जो 25 होगा वो मतलब क्या है, 20 से आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं ये x की वैल्यूज 1 2 3 4 रखता हूँ तो ये वाला जो संबंध आपका x² लेस देन कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 20 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपका 16। ये जो सभी की सभी वैल्यूज होंगी इनका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 20 से आपका लेस होगा, ठीक है। तो ये जो समुच्चय मैंने लिखा है यहाँ पर वो कौन सी फॉर्म में था, आपका समुच्चय निर्माण विधि मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में था। और ये जो समुच्चय मैंने इसी को इस रूप में लिखा है तो ये इसका कौन सा रूप कहलाएगा, इसका रोस्टर रूप कहलाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि मैं यहाँ पर n की जगह i कर दूँ, n की जगह मैं क्या कर दूँ यहाँ पर i का मतलब इसमें क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर का आपको पता है कि इसमें प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज होती हैं, इंटीजर या इसको z से लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की वैल्यू। तो यदि मैंने यहाँ पर x की जगह आपका x बिलोंग्स टू क्या कर दिया, i कर दिया यहाँ पर n की जगह, तब आपको पता है कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज होंगी वो दोनों वैल्यूज होंगी। जो समुच्चय मेरे पास यहाँ पर b है उसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो दोनों प्लस और दोनों माइनस की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जब अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू i होगा तो यहाँ पर x की वैल्यूज कितनी होंगी, -4 -3 -2 -1, उसके बाद में 0 और फिर आपका ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब आपको पता है कि -4 से लेकर +4 तक आप इनमें से किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, इन सब की जो वैल्यूज होगी वो मतलब क्या होगी, 20 से आपकी कम होगी। तो इस प्रकार हम इन समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में या सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हम रोस्टर रूप में इसको लिख सकते हैं। तो समुच्चय का सीधा सा मतलब क्या है कि वस्तुओं का आपका सुव्यवस्थित संग्रह, किसी भी प्रकार की वस्तुएं, लेकिन वो होनी चाहिए आपकी एक ही प्रकार की। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप जिस क्लास में पढ़ते हो उन क्लास के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यदि आप आपकी जो क्लास है उसके सभी विद्यार्थियों को आप नाम लिखते हो और उनको आप मंजिला कोष्ठक के अंदर बंद करते हो, तो इसका मतलब वो जो समुच्चय बनेगा वो आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय बनेगा। उसी प्रकार जो आपकी विद्यालय में जो जितने विद्यार्थी होंगे, यदि उन सभी को आप एक समुच्चय के रूप में लिखते हो तो वो आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय हो जाएगा। वो जो आपका समुच्चय है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि समुच्चय के अंदर एक अवयव केवल एक बार ही लिखा जाता है, मतलब किसी भी अवयव को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। एक ही अवयव एक बार लिखा जाएगा। यदि आपने किसी अवयव को एक बार लिख दिया है तो वो दोबारा उस सेट में नहीं लिखा जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
समुच्चय के अंदर अवयवों को जो लिखने का क्रम है वो निश्चित नहीं होता, मतलब इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी है, तो आप ये जरूरी नहीं इसमें कि आप 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आप इसको इसी ऑर्डर में लिखो। इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 8 9 7 5 4 कैसे भी आपका हो, इनको आप उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हो। मतलब इनका क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता, क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसको आप किसी भी ऑर्डर में इसको आप लिख सकते हो। तो देखिए आगे हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार के बारे में कि समुच्चय हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो आपका है समुच्चय का वो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो आपका होगा, एम्प्टी आप देखो नाम से स्पष्ट, आपका एम्प्टी मतलब रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को जनरली आप मजला कोष्ठक मतलब खाली मजला कोष्ठक आपका ही, क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। या इसको आप फाई के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो। रिक्त समुच्चय को हम खाली मजला कोष्ठक के द्वारा या इसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो किसको डिनोट करता है, ये रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यदि आप समुच्चय ए को इस प्रकार लिखते हो तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? ये जो हमारे पास समुच्चय है इसमें कितना अवयव है, एक अवयव है, तो जो इसका एक अवयव है वो कौन सा होगा, फाई। तो ये यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं है। कई विद्यार्थियों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि सर ये तो रिक्त समुच्चय है, नहीं ये रिक्त समुच्चय नहीं है। यदि रिक्त समुच्चय होगा तो उसे आप केवल फाई के द्वारा या जो आपका मजला कोष्ठक है उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। जो हमारे पास अगला टाइप है समुच्चय को लिखने का वो हमारे पास है एकक समुच्चय। एकल समुच्चय बोल सकते हो इसको आप, या आप सिंगल सेट बोल सकते हो, या आप इसको आप सिंगल टोन सेट बोल सकते हो। ठीक है। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग रूप में इसको अलग अलग नाम से दिया गया है। तो आप एकक समुच्चय बोल सकते हो, एकल समुच्चय, सिंगल सेट या सिंगल टोन सेट, जो भी आप इसको पढ़ते हो उसी फॉर्म के रूप में। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब वह समुच्चय जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो। अवयव कितना होना चाहिए, उसके अंदर केवल एक ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी जो मैंने उदाहरण लिया था मजला कोष्ठक के अंदर क्या हमारे पास फाई, ये एक सिंगल टोन सेट है। सिंगल टोन सेट मतलब इसके अंदर जो अवयव है वो कौन सा, केवल एक ही अवयव है जो है फाई। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया, मैंने यहाँ पर दो ले लिया, तो ये जो सभी उदाहरण है वो किसके उदाहरण है हमारे पास, सिंगल टोन सेट मतलब एकल समुच्चय के उदाहरण है। वह समुच्चय जिसमें केवल कितना अवयव हो, एक ही अवयव हो, उसे हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। अगला जो हमारे पास टाइप है वो होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आप समझते होंगे कि निश्चित होना चाहिए। निश्चित मतलब वह समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब यहाँ पर ये कि अवयव उसके अंदर फिक्स होने चाहिए। 2 अवयव हों, 5 अवयव हों, 10 हों, 50 हों, 1000, कितने भी अवयव हों, लेकिन वो फिक्स होने चाहिए कि हाँ इसमें इतने ही अवयव हैं। 5 हों चाहे 10 हों चाहे कितने भी हों। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक समुच्चय लिखा है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, और मैंने यहाँ पर इसको 100 तक कर दिया, तो ये एक परिमित समुच्चय है, ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर अवयव कितने होंगे, 100 अवयव है इसके अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो एन ए है, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, 100 है। तो ये एक फाइनाइट सेट है। इसी प्रकार ये जैसे मैंने यहाँ पर समुच्चय एक एक्स लिखा है, ए बी सी डी और लास्ट में जेड। तो आपको पता है कि ये जो मेरे पास समुच्चय एक्स है वो ए बी सी डी जो आपकी अल्फ़ाबेट होता है उसके सभी अवयवों का समुच्चय हमारे पास है। तो इसमें कितने अवयव होंगे हमारे पास, 26 अवयव होंगे। तो जो ये एन एक्स है उसमें कितने अवयव हैं, 26 अवयव हैं। तो ये हमारे पास क्या, एक फाइनाइट सेट है, मतलब परिमित समुच्चय। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। निश्चित है चाहे वो हो भी कितने भी, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने भी हों, लेकिन वो निश्चित होंगे तो ही उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, मतलब उसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। अब उसके बाद में अगला हमारे पास है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या है, इसमें इनफाइनाइट सेट। अब वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो,
अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब उसके अंदर कितने अवयव हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसी को मैं यहाँ पर ये कर दूँ, जो मेरे पास समुच्चय ए था, पहले इसमें कितने अवयव थे, 100 अवयव थे, मैंने इसको 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन, मतलब आगे तक मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर आगे कहाँ तक है हमें नहीं पता इसमें, कि मतलब इसमें जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, 100 हैं, 101 है, 105 है, 120 है, 1000 है, कितने हमें नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास है, ये समुच्चय ए में कितने अवयव हैं वो इसको हम डिनोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आगे कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता इसमें। तो ये जो आपके अवयव होंगे वो कहाँ तक होंगे, आपके इनफाइनाइट तक होंगे। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय समुच्चय बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने समुच्चय यहाँ पर बी लिया है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपका जैसे 0 1 2 और ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय समुच्चय का उदाहरण है। तो सीधी सी बात, अपरिमेय समुच्चय कौन सा होगा, वह समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, मतलब उसके अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, हम काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर, तो वो कहलाएगा आपका अपरिमेय समुच्चय। ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारे पास अगला टाइप है वो होता है समान समुच्चय का। अगला टाइप किसका है, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय देखिए वो होता है कि जब हमारे पास दो समुच्चय इस प्रकार के हों, दो समुच्चय आपस में एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाएंगे। एक समुच्चय आपका समान समुच्चय नहीं कहला सकता, इसके लिए आपको दो समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जैसे मेरे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इसकी मुख्य रूप से आपके जो दो पॉइंट आपके वो उसमें ध्यान रखने पड़ते हैं आपको। कौन कौन सा, पहली बात तो कि जैसे आपके पास दो समुच्चय हों, उनके अंदर अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जो हमारे पास समुच्चय ए और बी होगा उसके अंदर अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या समान, अवयवों की संख्या समान, पहला। और दूसरा, अवयव होंगे वो भी होने चाहिए समान, अवयव भी समान, अवयव भी क्या होने चाहिए, समान। जैसे मेरे पास समुच्चय ए है उसमें 5 अवयव हैं, तो समुच्चय बी में भी कितने अवयव होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। और जो अवयव हैं दोनों समुच्चयों के अंदर, ए और बी के अंदर, वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर समुच्चय ए लिखा है, समुच्चय ए में ए, ई, आई, ओ और यू ये अवयव लिए हैं। समुच्चय बी में जैसे मैंने ई, आई, यू, ओ और मैंने ए ले ली। तो समुच्चय ए में आप देख सकते हो 5 अवयव हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और समुच्चय बी में कितने अवयव, 5 अवयव हैं। इसमें भी 5 अवयव और इसमें भी 5 अवयव, मतलब दोनों के अंदर अवयवों की संख्या कैसी है, समान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या जो समुच्चय ए और बी में जो अवयव हैं वो दोनों के अंदर जो अवयव हैं वो दोनों आपस में दूसरे को समान है कि नहीं है। आप देख सकते हो कि इसमें जो अवयव हमारे पास ए है, इसमें भी ए है, ई दोनों में है, आई दोनों में है, ओ दोनों में है और यू भी दोनों के अंदर है। मतलब जो 5 अवयव इसके अंदर है वही के वही अवयव क्या होंगे, इसके अंदर भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि जो हमारे पास समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के समान होगा। यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हों तो उनको हम ए इक्वस टू बी के रूप में डिनोट इसको हम कर सकते हैं। ए इक्वस टू बी का मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों कैसे समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे। जैसे अब यहाँ पर समुच्चय बी में मैंने 1 2 3 4 और 5 ले लिया, क्या अब ये समान समुच्चय हैं, ये समान समुच्चय नहीं होंगे। क्यों, इनके अंदर केवल अवयवों की संख्या ही समान है, लेकिन जो दोनों के अंदर अवयव हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसके अंदर 5 अवयव अलग हैं, इसके अंदर 5 अवयव आपके अलग हैं, तो ये एक दूसरे के समान समुच्चय नहीं होंगे। मतलब इनको हम ए नॉट इक्वल्स टू बी के रूप में इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय ए और बी दोनों कैसे होंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे। अब उसके बाद में हमारे पास जो अगला टाइप आपका आता है सेट का, वो होता है सार्वत्रिक सेट। सार्वत्रिक सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक सेट, इसको हम बड़े यू मतलब कैपिटल यू से इसको डिनोट करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है कि जैसे आप हमारे पास कोई भी 2-3 समुच्चय हों, 2 हों, 3 हों, 5 कितने भी समुच्चय हों, यदि उन सभी समुच्चयों को हम मिलाकर एक बड़ा समुच्चय बना दें, जितने भी हमारे पास समुच्चय हों। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे आपके विद्यालय में कक्षा 10 के विद्यार्थी होंगे, उनका एक अलग समुच्चय है।
कक्षा 11 के जो विद्यार्थी होंगे उनका आपका अलग समुच्चय होगा, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनका अलग समुच्चय होगा। इसी प्रकार जो अलग अलग क्लासेज हैं उनका अलग अलग समुच्चय आपने बनाया, और वो जो आपके समुच्चय हुए उन सभी को आपने मिलाकर एक आपने बड़ा समुच्चय बना दिया। तो वो जो बड़ा समुच्चय बनेगा उसको आप क्या नाम दोगे? यूनिवर्सल सेट यू। तो वो जो आपका यूनिवर्सल सेट यू होगा उसको आप क्या लिख सकते हो कि आपके विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय। तो जो आपने सेट मिलाए हैं, जितने भी सेट आपके थे 2, 4, 5, उन सभी को मिलाने पर जो आपको बड़ा सेट प्राप्त हुआ वो आपका क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट कहलाता है आपका वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मेरे पास एक समुच्चय ए है, इसके अंदर ए, ई, आई, ओ और यू, ये मेरे पास 5 अवयव हैं। समुच्चय बी है, इसके अंदर ए, बी, सी, डी ये है। इसी प्रकार समुच्चय सी है, उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ये मेरे पास इसके अंदर अवयव लिए हैं। यदि मैं इन तीनों को मिलाता हूँ तो इन तीनों को मिलाने पर जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा आपका, उसको आप क्या ले सकते हो? ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, 1, 2, 3 और 4 ये इन तीनों का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जैसे इसके अंदर आपके 5 अवयव थे, इसके अंदर 4 थे और इसके अंदर आपके 4 थे। ठीक है, तो इन्हीं को मिलाकर आपने जो सेट बनाया वो ही आपका यूनिवर्सल सेट आपका होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर इन समुच्चयों के अलावा, मतलब जो ये समुच्चय हैं इनके अवयवों के अलावा भी समुच्चय हो सकते हैं, मतलब इसके अवयव हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसके बाद में 5, 6, 7 पी, क्यू, आर, एस, टी कुछ भी कर दो इसके अंदर, तो ये भी क्या होगा? इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर इन समुच्चयों के अवयव होने चाहिए तो जरूरी है। इनके अलावा यदि और भी हमारे पास अवयव हो तो वो भी सार्वत्रिक समुच्चय इसका कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को मिलाकर यदि हम एक बड़ा समुच्चय बनाते हैं, उस बड़े समुच्चय के अंदर कितने भी अवयव आपके हों, लेकिन जिन समुच्चयों को आपने मिलाकर वो बड़ा समुच्चय बनाया है उनके अवयव तो उसके अंदर होने चाहिए। उसके अलावा यदि और भी हमारे पास अवयव हों तो वो आपका उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए, ये तो हमने बात की यहाँ पर समुच्चयों के प्रकार के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय के देखिए नाम से स्पष्ट है कि समुच्चय का छोटा रूप। उप का मतलब क्या होता है? छोटा, कि जो समुच्चय होगा उसका छोटा रूप। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, समुच्चय ए जिसके अंदर कितने अवयव हैं? 1, 2, 3 अवयव हैं। यहाँ पर जो समुच्चय ए है उसमें अवयव हैं 3। ठीक है, अब इसके जो सूत्र होता है हमारे पास किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय निकालने का, वो क्या होता है? 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n। n मतलब होता है कि किसी भी समुच्चय के अंदर इसके अंदर अवयव कितने होंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर जो समुच्चय ए है उसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो 2 की पावर 3 इसके उप समुच्चय कितने होंगे? 8 इसके उप समुच्चय होंगे। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n के फॉर्मूले से आप इसके कितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए जैसे यदि मैं यहाँ पर इसके उप समुच्चय बनाऊं, क्या बनाऊं? इसके उप समुच्चय। तो देखिए इसके 8 उप समुच्चय होंगे। तो इसके उप समुच्चय कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसके हम अवयव लेंगे 1, 1, फिर उसके बाद में 2, 2 और फिर 3, 3। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर इसका अवयव लिया 1, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 2, 2 अवयव ले रहा हूँ इसके, फिर 2,3 और फिर 1,3, 1, 2, 3 और ये 5। देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 क्या है? इसके उप समुच्चय। तो 2 की पावर 3 मतलब इसके 8 उप समुच्चय बन गए। अब इसके अंदर देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ये जो इसके उप समुच्चय हैं तो 2 कौन कौन से? एक तो फाई और एक जो स्वयं आपका समुच्चय जिसके आप उप समुच्चय बना रहे हो, ये कहलाते हैं इसके विषम उप समुच्चय। विषम उप समुच्चय, या इसको आप बोल सकते हो इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, या इसको आप बोल सकते हो विषम उप समुच्चय। और ये जो बाकी बच गए आपके 6, ये होते हैं उचित उप समुच्चय, या इसको आप बोल सकते हो प्रॉपर सबसेट। किसी भी समुच्चय के अंदर 2 उप समुच्चय आपके फिक्स होते हैं। किसी भी समुच्चय के अंदर यदि आप उसके उप समुच्चय बना रहे हो तो 2 उप समुच्चय में से क्या होंगे? आपके फिक्स होते हैं, वो तो होने ही है। कौन कौन से? एक तो आपका रिक्त समुच्चय,
किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय सदैव होता है। मतलब एक ये फाई होगा, वो किसी भी समुच्चय के, आप जैसे मैंने यहाँ पर ये समुच्चय लिया है तो इसके अलावा कोई सा भी समुच्चय ले सकते हो, ये तो हमेशा फिक्स होगा, मतलब ये तो बनना ही है उसका, ये तो उसके अंदर एक काउंट होगा। और एक कौन सा, जिस समुच्चय के आप उप समुच्चय बना रहे हो वो समुच्चय स्वयं खुद का ही उप समुच्चय कहलाता है। तो ये दो उप समुच्चय हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा और उसके बाद में जो बाकी बच गए वो आपको बनाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो दो उप समुच्चय हैं इनको तो बोलते हैं विषम उप समुच्चय, मतलब या इसको आप बोल सकते हो इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये दोनों तो हमेशा काउंट होते हैं आपके। और जो बाकी बच गए 6 उनको हम बोलते हैं उचित उप समुच्चय, या उसको आप बोल सकते हो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अब हम बात करता हूँ, मैंने एक यहाँ पर एक उदाहरण और लिया, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, मेरे यहाँ पर एक समुच्चय लिया मैंने x, और इसके अंदर जैसे मैंने दो अवयव लिए a, b, ठीक है। तो आपको पता है कि जो समुच्चय हमारे पास x है उसके अंदर कितने अवयव हैं, 2 हैं। तो 2 की पावर 2 मतलब कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके, 4 उप समुच्चय बनेंगे। तो यदि हम इसके उप समुच्चय बनाएं तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 4। तो मैंने भी बताया आपको 2 उप समुच्चय क्या होते हैं आपके, फिक्स होते हैं। 2 उप समुच्चय क्या होंगे, फिक्स। कौन कौन से, एक तो फाई रिक्त समुच्चय, ये तो फिक्स होता है हमेशा। और एक कौन सा, जिस समुच्चय के हम क्या बना रहे हैं, उप समुच्चय बना रहे हैं, वो स्वयं समुच्चय खुद का उप समुच्चय कहलाता है। तो किसके बना रहे हैं उप समुच्चय हम, इसके। तो ये जो हमारे पास समुच्चय होगा a, b, ये खुद का उप समुच्चय कहलाएगा। और जो बाकी बच गए 2 वो बना सकते हैं, 1 और ये आपका b, ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए इसके उप समुच्चय हो गए। ये 2 तो क्या है इसके इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब विषम उप समुच्चय। और ये 2 क्या होंगे इसके प्रॉपर सबसेट, या इसको बोल सकते हैं उचित उप समुच्चय, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो होता है सबसेट का, मतलब उप सबसेट का तो हो गया हमारा। अब होता है पावर सेट का, पावर सेट, या इसको आप बोल सकते हो घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, बड़ी ही इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। देखिए इसमें जो काम वाली बात है उसमें वो क्या है, ये है कि यदि आपको किसी भी समुच्चय के पावर सेट उसका ज्ञात करना है आपको, मतलब किसी भी समुच्चय, जैसे मैंने यहाँ पर एक समुच्चय ए लिया है, इसके अंदर 1, 2 और 3, जैसे मैंने इसके 3 अवयव लिए यहाँ पर। तो यदि इसका आपको पावर सेट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये होगी कि इसके आपको उप समुच्चय बनाने पड़ेंगे। इसके क्या बनाने पड़ेंगे आपको, उप समुच्चय। और जो इसके उप समुच्चय होंगे उन सभी का समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका घात समुच्चय कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं इसके उप समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास समुच्चय ए है इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो 2 की घात 3 मतलब इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 8 इसके उप समुच्चय बनेंगे। तो यदि हम इसके उप समुच्चय बनाएं तो वो होंगे इसमें 8। कौन कौन से, 2 तो फिक्स होते हैं हमेशा। कौन सा, एक तो फाई, और एक स्वयं वो समुच्चय जिसके हम उप समुच्चय बना रहे हैं। तो 1, 2 और 3, ये 2 तो इसके फिक्स हो गए। उसके बाद में जो बाकी बच गए 6 वो हम फाइंड आउट करते हैं उसमें। तो पहला हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, फिर 1,2, 1,3 और ये 2,3। तो आप देख सकते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 क्या बन गए, इसके उप समुच्चय बन गए। अब यदि जो मेरे पास समुच्चय ए था उसका हमें बनाना हो उप मतलब घात समुच्चय, तो किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अब यहाँ पर समुच्चय जैसे मेरे पास ए है तो ये हो जाएगा पी ए। इसका मतलब समुच्चय ए है, मतलब जो सेट ए है उसका पावर सेट, पी का मतलब यहाँ पर क्या है, पावर सेट से, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं इसको, मतलब पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास समुच्चय था ये ए, तो इसका पावर सेट किससे डिनोट होगा, पी ए से डिनोट होगा। अब किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, तो आपको पता है कि समुच्चय बनाना है तो समुच्चय कब बनता है, जब दोनों साइड में क्या लगा दें, मजला कोष्ठक लगा दें। अब यदि इन उप समुच्चयों के दोनों साइड में क्या लगा दूं, मजला कोष्ठक में इनको बंद कर दूं, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर एक समुच्चय बन गया। और ये क्या है, समुच्चय ए के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट, या उसको हम घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, अब
कईयों के दिमाग में ये हो कि सर ये एक समुच्चय है, जो मसला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 है वो एक समुच्चय है। ये अब इसका समुच्चय नहीं है, ये इसका एक अवयव है। मतलब यहाँ पर ये जितने भी लिखे हुए हैं ना 8 एलिमेंट, ये सभी के सभी क्या होंगे, इस घात समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ये अलग से कोई समुच्चय नहीं है। ये 1,3 2,3 ये 1 2 3 ये सभी के सभी इसके एक एलिमेंट होंगे। मतलब ये इसका एक अवयव है। जो घात समुच्चय मेरे पास है इसके क्या होंगे, अवयव होंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।